सेल साइकिल। तो सेल साइकिल में हम लोग पढ़ेंगे पहले सेल डिवीज़न। सेल डिवीज़न क्या है? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में, क्योंकि जब एक सेल डिवाइड करता है तो उसका डीएनए रिप्लिकेशन होता है और सेल में ग्रोथ होता है। ठीक है, तो ये सारे जो प्रोसेस हैं, सेल डिवीज़न, डीएनए रिप्लिकेशन, सेल ग्रोथ, ये सब एक कोऑर्डिनेट मेथड में एक करेक्ट डिवीज़न सीरीज से होना होता है। ठीक है, तो ये सीक्वेंस है, ये सब चीज़ों का, ये जो सारी इवेंट्स हो रहे हैं, इनके जो एक सीक्वेंस है, डिप्लिकेशन ऑफ जीनोम, सिंथेसिस ऑफ अदर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द सेल्स, इवेंचुअली डिवाइड्स इनटू 2 डॉटर सेल्स, ये सब क्या है? एक सेल साइकिल है। सेल साइकिल मतलब ये रिपीट होता जाएगा, एक सर्कल बनता जाएगा, बार बार ये चीज़ घूम घूम के रिपीट होगी। ठीक है, नाउ सेल ग्रोथ जो है वो सिर्फ साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज के टर्म में बताया गया है। ठीक है, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, ये चलता रहता है। सेल ग्रोथ जो है वो हरदम ही चलता रहता है। इंडिविजुअल की हाइट, जैसे ह्यूमन से एक लेवल के बाद उनकी हाइट स्टॉप हो जाएगी, बट ऐसा नहीं है कि उनके अंदर सेल ग्रोथ बंद हो जाएगी। सेल ग्रोथ हरदम ही चलती जाएगी, वो कंटिन्यूस प्रोसेस है। डीएनए सिंथेसिस अकर ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक स्टेज ऑफ सेल साइकिल। सेल साइकिल में एक स्पेसिफिक स्टेज में ही डीएनए का रिप्लिकेशन होता है। ठीक है, यहाँ पे डीएनए का रिप्लिकेशन कहेंगे, डीएनए का सिंथेसिस उसी फेज़ में होता है, उसी टाइम इंटरवल में होता है, उसी स्पेसिफिक टाइम में होता है। द रिप्लिकेशन ऑफ क्रोमोसोम डीएनए देन कंट्रीब्यूट्स टू डॉटर न्यूक्लियाई कॉम्प्लेक्स। ये एक कॉम्प्लेक्स इवेंट है जो जेनेटिकली कंट्रोल होता है। फेज़ ऑफ सेल साइकिल। सेल साइकिल के कुछ फेज़ होते हैं, 2 इंपॉर्टेंट फेज़, उनको अगर बेसिक फेज़ में डिवाइड कर दिया जाए तो इंटरफेज़ और एम फेज़ होता है। एम फेज़ हम माइटोटिक फेज़ भी कह सकते हैं इसको। ओके, तो अब एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जो ह्यूमन बॉडी है उसके अंदर जो सेल्स हैं उनका अगर डिवीज़न का टाइम अप्रॉक्सीमेट माना जाए तो 24 आवर्स है। इसी तरह अगर ईस्ट की बात की जाए तो ईस्ट का जो सेल साइकिल है वो 90 मिनट्स में कंप्लीट हो जाता है। अच्छा, अब एक चीज़ कहें तो एम फेज़ जो है वो रिप्रेजेंट करता है एक्चुअल सेल डिवीज़न का, जिस टाइम एक्चुअली सेल का डिवीज़न हो रहा है, माइटोसिस का टाइम। अच्छा, तो ये जो 24 आवर्स की जो हमारी सेल की साइकिल है, इसके अंदर जो एक्चुअल सेल डिवीज़न होता है ना, जो प्रॉपर सेल डिवीज़न होता है वो सिर्फ 1 घंटे का ही होता है। तो हम कह सकते हैं कि जो इंटरफेज़ है वो 95% है सेल साइकिल का। 95% क्यों है? क्योंकि इंटरफेज़ में कुछ भी सेल का डिवीज़न नहीं हो रहा है, वो चलता जा रहा है बस। जो एक्चुअल सेल का डिवीज़न जो हो रहा है, जो अंदर उसके अंदर जो भी चीज़ें हो रही हैं वो सब उस 1 घंटे के अंदर होता है। वो 1 घंटा कौन सा है? एम फेज़ है, मेटाफेज़। सो मेटाफेज़ कब स्टार्ट होता है? मेटाफेज़ शुरू होता है न्यूक्लियर डिवीज़न के साथ। न्यूक्लियस का डिवीज़न शुरू होता है, उसके साथ मेटाफेज़ शुरू हो जाता है। उसके बाद डॉटर का जो सेपरेशन ऑफ डॉटर क्रोमोसोम है, डॉटर क्रोमोसोम का सेपरेशन होता है और एंड होता है एंड विद डिवीज़न ऑफ साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म के डिवीज़न के साथ ये सेल साइकिल यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। इंटरफेस थ्रू कॉल रेस्टिंग फेज़। जो इंटरफेज़ है उसको हम लोग रेस्टिंग फेज़ कहते हैं, क्योंकि इस टाइम क्या होता है, सेल के अंदर जो है वो डिवीज़न के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहा होता है। उसके अंदर सेल ग्रोथ, डीएनए रिप्लिकेशन हो रहा होता है। ठीक है, तो इंटरफेस को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, विच इज़ G1, S एंड G2। G1 को हम बोलते हैं गैप 1, S को बोलते हैं सिंथेसिस फेज, G2 को बोलते हैं हम लोग गैप 2। G1 फेज जो है वो कह सकते हैं कि एक कनेक्टिंग लिंक है, मतलब कह सकते हैं कि उसको माइटोसिस का इनिशिएशन, जो इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए रिप्लिकेशन, वो G1 से होता है। G1 जो है वो इंटरवल है किसके बीच का? माइटोसिस और इनिशिएशन ऑफ डीएनए रिप्लिकेशन। G1 फेज जो है वो एक टाइम इंटरवल है। टाइम इंटरवल कहेंगे, इंटरवल है किसके बीच का? माइटोसिस और डीएनए रिप्लिकेशन का इनिशिएशन के बीच का टाइम है। G1 फेज जो है, सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव बट कंटिन्यूस टू गो, बट डीएनए रिप्लिकेशन इस फेज में नहीं होता। G1 फेज में क्या होता है कि G1 फेज में मेटाबॉलिकली एक्टिव है, उसके अंदर जो वो हो रहे हैं, क्या नाम है, केमिकल चल रहा है, साइकिल चल रही है, वो चल रही है, मेटाबॉलिकली एक्टिव है, बट जो है
उसके अंदर जो डीएनए का रिप्लिकेशन है वो नहीं हो रहा है। सेल ग्रो तो कर रहा है पर डीएनए का रिप्लिकेशन नहीं हो रहा है। नेक्स्ट जो है वो है एस फेज, सिंथेसिस फेज। ये फेज मार्क जो स्टार्ट होता है वो डीएनए सिंथेसिस से शुरू होता है। अगर हम डीएनए सिंथेसिस कहना चाहें, डीएनए सिंथेसिस नहीं तो डीएनए का रिप्लिकेशन जो है वो यहीं से शुरू होता है। ओके, तो जो डीएनए है, अगर जो ड्यूरिंग दिस टाइम डीएनए का जो नंबर है वो डबल हो जाएगा। याद रखिएगा डीएनए जो है वो डबल हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? जो इनिशियल अगर मैं आपको बोलूँ कि इनिशियली मेरे पास 2C डीएनए था तो इस फेज़ में वो क्या हो जाएगा? 4C हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4C हो जाएगा। बट एक चीज़ याद रखिएगा कि क्रोमोसोम का नंबर में कोई भी इंक्रीमेंट नहीं आएगा, क्रोमोसोम का नंबर नहीं बढ़ेगा। किस फेज़ में नहीं बढ़ेगा? वो एस फेज़ में कुछ भी नहीं हो। जीवन फेज़ में तो कुछ भी नहीं हो रहा था, मेटाबॉलिकली एक्टिव था, ना उसके अंदर डीएनए का रिप्लिकेशन हो रहा था और ना क्रोमोसोम का रिप्लिकेशन हो रहा था। बट एस फेज़ में, जिसको हम लोग सिंथेसिस फेज़ कहते हैं, यहाँ पे डीएनए का सिंथेसिस या रिप्लिकेशन स्टार्ट हो चुका होता है। इसके अंदर वहाँ पे स्टार्ट होने में ये डबल होने जाता है। अगर जैसे कि मैं बोलूँ कि 10 डीएनए थे तो इस फेज़ में वो 20 बन जाएंगे। ठीक है, ये फेज़ में क्रोमोसोम के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्रोमोसोम जितना था वो उतना ही रहेगा। अगर कोई क्रोमोसोम हमने एंटर कराया था, कोई सेल एंटर कराया था डिप्लॉयड कंडीशन में, मतलब 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम थे जीवन फेज़ में, तो एस फेज़ के ख़त्म होने में भी, ख़त्म जब हो जाएगा एस फेज़ तो भी क्रोमोसोम का नंबर जो है वही रहेगा 2n। एनिमल सेल के अंदर एस फेज़ जो है, एनिमल सेल के अंदर एस फेज़ जो है वो डीएनए रिप्लिकेशन न्यूक्लियस में शुरू होता है। जो डीएनए का रिप्लिकेशन होता है वो न्यूक्लियस में स्टार्ट होता है, पर सेंट्रियोल का भी यहाँ पे क्या होता है? डुप्लीकेशन होता है। सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन होता है और डीएनए का रिप्लिकेशन, यहाँ सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन होता है वो कहाँ पे होता है? साइटोप्लाज्म में होता है। याद रखिएगा एस फेज़ में, एनिमल सेल में एस फेज़ में डीएनए का रिप्लिकेशन जो है वो न्यूक्लियस में शुरू होता है और सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन जो वो साइटोप्लाज्म में होता है। याद रहेगा ये पॉइंट कि एनिमल सेल में एस फेज़ जो है वो डीएनए रिप्लिकेशन का जो पार्ट है वो कहाँ पे हो रहा होता है? न्यूक्लियस में हो रहा होता है, और सेंट्रियोल का पार्ट जो डुप्लीकेशन है वो साइटोप्लाज्म में हो रहा होता है। ड्यूरिंग G2 फेज़ जो है यहाँ पे प्रोटीन का सिंथेसिस शुरू हो जाता है। यहाँ पे प्रोटीन का सिंथेसिस शुरू हो जाता है और माइटोसिस, सेल ग्रो कंटिन्यू। माइटोसिस, जो एक्चुअल माइटोसिस होगा वो एम फेज़ में होगा, तो उसके लिए प्रोटीन का जो सिंथेसिस है वो इस फेज़ में शुरू होगा, इस टाइम में शुरू होगा G2 में, और जो सेल है वो कंटिन्यूसली ग्रो करती जाएगी। इसके बाद क्या है कि एक फेज़ और आता है, ऐसा फेज़ है जो एडल्ट एनिमल्स में होता है, जहाँ पे जो सेल है उसमें एक्चुअल डिवीज़न जो है वो दिखाई नहीं देगा। जैसे कि हार्ट सेल है, हार्ट सेल में एक्चुअल कोई डिवीज़न दिखाई नहीं देता। ऐसे बहुत सारे सेल्स हैं जहाँ पे ओकेजनली सेल का डिवीज़न होगा। ओकेजनली कब? कि कभी ऐसा हो जाए कि कभी कोई सेल को रिप्लेस करना पड़ जाए, कोई सेल इंजर्ड हो जाए या कोई सेल डेड हो जाए, उस टाइम करना पड़ता है। तो ऐसे सेल में जब एक पर्टिकुलर टाइम पे ही सेल डिवीज़न हो रहा है, वहाँ पे हो रहा है, जो एग्जिबिट कर रहे हैं डिवीज़न का टाइम वो ओकेजनली है, तो ऐसे सेल में जो फेज़ आता है उसको बोलते हैं G0 फेज़ या क्विंसेंट फेज़, क्विंसेंट स्टेज। ये एक सेल का ऐसा स्टेज है जो जीवन के बाद अरेस्ट हो जाता है। अरेस्ट में हम क्या कहेंगे कि जीवन फेज़ के बाद ये अरेस्ट हो जाता है। इसके अंदर जो एक्चुअल डिवीज़न जो है, परफोरेशन जो है वो बंद हो जाती है। ये मेटाबॉलिक तो एक्टिव है, सेल साइकिल में है, मेटाबॉलिकली एक्टिव है, बट इसके अंदर जो परफोरेशन की पावर है वो अभी बंद है। ये कब चालू हो जाएगी? जब इसके ऊपर ज़रूरत आएगी इस सेल को डिवीज़न करने की, जब उसको कोई इंजरी हो जाए या डेथ हो जाए सेल की, या किसी भी तरह का ज़रूरत होगी, तभी ये काम करेगा। अब जो है माइटोटिक सेल डिवीज़न जो है वो एनिमल्स में, या एक कह सकते हैं एनिमल्स में डिप्लॉयड सोमेटिक सेल्स में ही पाया जाता है। पर हरदम याद रखिए कुछ एक्सेप्शंस हैं। यहाँ पे भी एक एक्सेप्शन है जहाँ पे डिप्लॉयड सेल में हम लोग क्या माइटोटिक डिवीज़न हमें मिल जाएगा। याद रखिए उसका एग्जांपल है मेल हनी बी। ये इंपॉर्टेंट ये आ सकता है कि जो माइटोटिक डिवीज़न है वो तो मेनली कहाँ पे पाया जाता है? एनिमल में, डिप्लॉयड सोमेटिक सेल में। बट एक एक्सेप्शन है जहाँ पे हैप्लॉयड सोमेटिक सेल, हैप्लॉयड सेल में ये पाया जा रहा है माइटोसिस। ये कौन सा है? वो है मेल हनी बी। प्लांट्स में जो है माइटोटिक डिवीज़न जो है वो दोनों ही में पाया जा सकता है, हैप्लॉयड डिप्लॉयड किसी भी सेल में पाया जा सकता है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग एम फेज स्टार्ट करेंगे। एम फेज जो है वो
बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फेज़ है। ठीक है, इसमें क्या है, मेजर जो काम हो रहा है सेल का, मेजर जो डिवीज़न है जो भी है वो अब शुरू होगा। अच्छा, माइटोसिस जो है, और माइटोसिस जो है वो इक्वेटोरियल डिवीज़न कहा जाता है उसको। आपको पता ही होगा कि यहाँ पे क्रोमोसोम का जो पेरेंट क्रोमोसोम के होते हैं और प्रोजेनी के पास जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो इक्वल सेम होते हैं। ठीक है, इसीलिए इसको बोलते हैं हम लोग इक्वेटोरियल डिवीज़न, सेम अमाउंट में डिवीज़न हो रहा है। ठीक है, माइटोसिस जो है वो 4 स्टेजेस में डिवाइड कर दिया गया है। यहाँ पे 4 स्टेजेस में न्यूक्लिक डिवीज़न हो रहा है जिसको हम लोग कैरियोकाइनेसिस बोलते हैं। इसमें 4 स्टेप में होगा, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। पहला आता है प्रोफेज। प्रोफेज जो है फर्स्ट स्टेज है कैरियोकाइनेसिस का माइटोसिस में। इसमें क्या होता है कि जब जो हमारे पास एस और G2 फेज़ में और जो एस और G2 फेज़ था इंटरफेज़ का, उसमें जो डीएनए बना हुआ था, डीएनए मॉलिक्यूल बना हुआ था, वो डिस्टिंग्विश नहीं था, एक कह सकते पैकेट फॉर्म में था। उसको हमें इंटेंगल करना था, उसको हमें खोलना था या जो भी करना था, कंडेंस फॉर्म में था। तो प्रोफेज जो है वो इनिशिएशन होता है कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोमल मटेरियल। जो प्रोफेज है वो स्टार्ट होता है कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोमल मटेरियल। क्रोमोसोमल मटेरियल की कंडेंसेशन से प्रोफेज शुरू होता है। द क्रोमोसोम मटेरियल बिकेम अनटेंगल्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ क्रोमेटिन कंडेंसेशन। इस फेज़ में क्या होता है, जो जेनेटिक मटेरियल था, जो डीएनए था, जो क्रोमोसोम मटेरियल था, वो एंटेंगल होता है और खुलने लगता है। जो क्रोमेटिन था, कंडेंसेशन था, वो स्टार्ट हो जाता है, क्रोमेटिन का कंडेंसेशन शुरू हो जाता है। जो है सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम तो एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है, आपको पता है। सेंट्रोसोम जो है उसका यहाँ पे जो सेंट्रोसोम का डुप्लीकेशन हुआ था, मैं बोल रहा हूँ डुप्लीकेशन, रिप्लीकेशन नहीं, डुप्लीकेशन हुआ था एस फेज में ऑफ इंटरफेज। एस फेज किसका, इंटरफेज का। वो है अब अपोजिट पोल्स पे जाना शुरू करता है। ठीक है, अपोजिट पोल्स मतलब अगर हमें बताएंगे तो अपोजिट पोल्स में जाना शुरू कर देता है। दस इज मार्क्ड बाय अ कैरेक्टरिस्टिक इवेंट। ये कुछ इवेंट्स होते हैं वो मैं बताने वाला हूँ। क्रोमोसोमल मटेरियल कंडेंस टू फॉर्म कॉम्पैक्ट माइटोटिक क्रोमोसोम। जो क्रोमोसोम मटेरियल था वो कॉम्पैक्ट माइटोटिक क्रोमोसोम बनाता है। और ये क्रोमोसोम जो है जो क्रोमोसोम है, जो क्रोमोसोम बना हुआ है, वो पता चलता है कि 2 क्रोमेटिड के जुड़े रहने से बना है। और वो जुड़ते कहाँ पे, सेंट्रोमेयर में जाके, वो सेंट्रोमेयर जहाँ पे है वहाँ पे वो जुड़ते हैं। क्रोमोसोम जो है वो डुप्लीकेशन, जो इंटरफेज में डुप्लीकेशन में गया था, क्रोमोसोम जो डुप्लीकेशन में गया था, उसका नंबर नहीं बढ़ा था, डुप्लीकेशन में गया था, अब वो क्या है, अपोजिट पोल पे जाना शुरू कर देता है। और यहाँ पे और सेंट्रोसोम से कुछ माइक्रोट्यूब्यूल निकलना शुरू करती हैं जिसको हम बोलते हैं एस्टर्स। ये एस्टर्स, 2 एस्टर्स और एक स्पिंडल फाइबर, 2 एस्टर और एक स्पिंडल फाइबर जो है, वो स्पिंडल फाइबर जो है वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। जो हमारा जो क्रोमोसोम जो डिवाइड होके गया था ना, सेंट्रोसोम जो अलग अलग हुआ था, क्रोमेटिड जो अलग अलग हुआ था, उसको पकड़ के पोल्स तक बांधेगा, उसको हम लोग बोलते हैं स्पिंडल फाइबर। स्पिंडल फाइबर दो एस्टर मिल के क्या बनाते हैं, माइटोटिक एपेरेटस। ये इंपॉर्टेंट है कि वो दोनों मिल के क्या बनाते हैं, मिल के बनाते हैं माइटोटिक एपेरेटस। जब प्रोफेज का एंड होता है और हम लोग प्रोफेज के एंड में जब उसको माइक्रोस्कोप में चेक करते हैं तो उसके अंदर जो है किसी भी तरीके का गोल्गी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लिक एनवलप, ये कुछ भी नहीं बना होता। अब मेटाफेज स्टार्ट करेंगे। मेटाफेज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मेटाफेज में क्या है कि ये सेकेंड फेज ऑफ माइटोसिस है। पहली बात क्या है, ये सेकेंड फेज है। प्रोफेज के बाद मेटाफेज पड़ता है, मेटाफेज के बाद एनाफेज पड़ता है, एनाफेज के बाद क्या पड़ता है, टीलोफेज पड़ता है। ठीक है, तो मेटाफेज में क्या है, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम इज कंप्लीटेड है। जो क्रोमेटिड का कंडेंसेशन था वो कंप्लीट हो जाता है क्लियरली, और माइक्रोस्कोप में आप इसको दे सकते हो। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर मॉर्फोलॉजी, हमें क्रोमोसोम की मॉर्फोलॉजी पढ़नी है तो ये बेस्ट स्टेज है। क्रोमोसोम की मॉर्फोलॉजी पढ़नी है तो बेस्ट स्टेज है कौन सा, मेटाफेज। मेटाफेज क्रोमोसोम इज मेड अप ऑफ 2 सिस्टर क्रोमेटिड। मेटाफेज के जो क्रोमोसोम है वो हमने पता था वो क्रोमेटिड से बने, 2 सिस्टर क्रोमेटिड से बने हुए हैं। ठीक है, और जो जुड़े हुए हैं कहाँ से, सेंट्रोमेयर से जुड़े हुए हैं, स्मॉल डिस्क लाइक से। अब ये जो सेंट्रोमेयर से जुड़े हुए हैं, यहाँ पे एक स्मॉल डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है। वो स्ट्रक्चर का जो ऑफ सेंट्रोमेयर का जो डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, किनेटोकोर्स। ठीक है, ये किनारे वो है कि साइट ऑफ अटैचमेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर। मैंने बताया था जो स्पिंडल फाइबर, जो धागे लाइक स्ट्रक्चर थे, जो पोल से उसको जोड़ रहे थे, उसको
पकड़ के रखता है उसको, क्रोमोसोम के क्रोमेटिड जो है, 2 क्रोमेटिड थे उसमें जो सेंट्रोमेयर था, सेंट्रोमेयर को पकड़ने के लिए वहाँ पे एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है जिसको हम लोग बोलते हैं किनेटोकोर, वहाँ से स्पिंडल फाइबर पोल तक जुड़ा होता है। इतना बात समझ में आ गई। स्मॉल डिस्क लाइक स्ट्रक्चर हमने पढ़ लिया था। इसके बाद द स्ट्रक्चर सर्व्स एज अ साइट ऑफ अटैचमेंट, ये भी कर लिया हमने। टू क्रोमोसोम मूव टू द अपोजिट पोजीशन पे इसको खींच के, यानी क्रोमोसोम को क्या है खींच के सेंटर में लेके आ जाएंगे ये लोग। क्या है कि आप देखते हैं कि पतंग से किसी धागे को बांध दिया जाए तो उसको जहाँ लाना है पतंग के धागे को खींचिए, हल्का छोड़िए तो वो उसी पोजीशन पे आ जाता है। इसी तरह क्रोमोसोम को बीच के पोजीशन सेंटर, सेल के सेंटर पे लाने के लिए इसका मेन काम स्पिंडल फाइबर का है। स्पिंडल फाइबर वहाँ पे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, मेटाफेज का जो कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है, वो कैरेक्टरिस्टिक है ये कि क्रोमोसोम को मेटा बोल रहे हैं ना, मेटा बीच में ले आता है, क्रोमोसोम को जो है सेल के बीच में ले आता है। ठीक है, इक्वेटर पे ले आता है। 1 क्रोमेटिड ऑफ ईच क्रोमोसोम कनेक्टेड टू क्रोमेटोफोर। क्रोमेटोफोर जो स्पिंडल फाइबर से उसको अपोजिट पोल पे खींच के उसको खींचता है, उसको खींच के बीच पे ले आता है। आप फिगर में देखेंगे भी उसको, मेटाफेज के अपने एनसीईआरटीज़ में देख लीजिए, मेटाफेज का जो है वहाँ पे ट्रांजिशन दिखा रखा है। वो ट्रांजिशन जो है मेटाफेज का, वही देखिए जो रेड कलर की लाइन्स है वही सब है स्पिंडल फाइबर्स। ठीक है, अपोजिट पोल्स पे खोज लिया क्रोमेटिड को। यहाँ पे जो ये बीच में ला देगा, अलाइनमेंट कर देगा बीच में सेल के, इसको हम लोग बोलते हैं मेटाफेज। हाँ, तो उसको बोलते हैं हम मेटाफेज प्लेट। क्या बोलते हैं, मेटाफेज प्लेट। ये मेटाफेज में बना है और एक प्लेट लाइक स्ट्रक्चर है, इसीलिए इसको मेटाफेज प्लेट बोल देते हैं। स्पिंडल, अब इसके कुछ फीचर्स हैं। स्पिंडल फाइबर अटैच टू क्रोमेटोकोर ऑफ क्रोमोसोम। इस फेज में क्या होता है, स्पिंडल फाइबर का अटैचमेंट किसके साथ होता है, किनेटोकोर के साथ हो जाए क्रोमोसोम के। क्रोमोसोम जो है इक्वेटर पे, स्पिंडल इक्वेटर पे आ जाता है और मेटाफेज प्लेट का फॉर्मेशन करता है विद द हेल्प ऑफ स्पिंडल फाइबर्स। ओके, तो नेक्स्ट स्टेज जो है वो है एनाफेज। एनाफेज के स्टार्ट में क्या है, ईच क्रोमोसोम मेटाफेज पे जो अटैच क्या नाम है, मेटाफेज पे आए हुए थे, अब उनका स्प्लिट हो जाएंगे। वो क्या हो जाएंगे, स्प्लिट हो जाएंगे और 2 डॉटर क्रोमेटिड, अभी जो सिस्टर क्रोमेटिड था वो अब डॉटर क्रोमेटिड में कन्वर्ट हो जाएगा। और उसको हम लोग डॉटर क्रोमेटिड क्यों कह रहे हैं, क्योंकि वो फ्यूचर में जाके डॉटर न्यूक्लियाई बन जाएगी, इसीलिए अब उसको हम लोग डॉटर क्रोमोसोम बोल रहे हैं। ठीक है, डॉटर क्रोमोसोम बोल रहे हैं। माइग्रेशन टुवर्ड्स द अपोजिट पोल, अब जो है धीरे धीरे जो है ये अपोजिट पोल पे जाना शुरू कर देंगे। एज द क्रोमोसोम मूव्स अवे फ्रॉम द इक्वेटोरियल प्लेट, अभी जो है एनाफेज के जब आ जाएगा तो अब जो है इक्वेटोरियल प्लेट से उनको इधर उधर पोल्स पे शिफ्ट करना शुरू होगा। तो क्रोमोसोम ऑफ ईच क्रोमोसोम अटैच टू डायरेक्टेड, और जो सेंट्रोमेयर है, इनके क्रोमोसोम में जो सेंट्रोमेयर है वो अभी भी किसकी तरफ ही डायरेक्टेड होंगे, पोल्स की तरफ डायरेक्टेड होंगे। ठीक है, एंड हैंस लीडिंग टू लीडिंग एज, एंड हैंस इट्स लीडिंग एज, इसी को खींच के हम लोग क्या पोल्स की तरफ लाएंगे तो यही लीडिंग एज होगा। द आर्म ऑफ द साइड क्रोमोसोम ट्रेंड्स बिहाइंड। एनाफेज जो है वो कैरेक्टराइज किससे कैरेक्टराइज होता है, ये सेंट्रोमेयर की स्प्लिटिंग होती है। यहाँ पे सेंट्रोमेयर की स्प्लिटिंग होती है, क्रोमेटिड जो है वो सेपरेट हो जाता है और क्रोमेटिड मूव टू अपोजिट पोल, जो क्रोमेटिड है वो अपोजिट पोल पे मूव करने। इसके बाद आता है नेक्स्ट फेज जो है वो टीलोफेज, लास्ट फेज है। ये लास्ट स्टेप है किसका, कैरियोकाइनेसिस का लास्ट स्टेप है, क्योंकि कैरियोकाइनेसिस का लास्ट स्टेप है। क्रोमोसोम जो है वो अब अपने रिस्पेक्टिव पोल्स पे पहुंच जाता है और डीकंडेंसेशन हो जाता है, डीकंडेंस हो जाता है और अपनी इंडिविजुअलिटी लूज कर देता है। ये जो होता है यहाँ पे, अब इंडिविजुअल क्रोमोसोम नो लॉन्गर सीन, अब आपको अकेले से अलग से कोई क्रोमोसोम दिखाई नहीं देगा। आप अपने एनसीईआरटी में देख सकते हैं, यहाँ पे टीलोफेज को दिखाया गया है, वहाँ पे देखिए अब आपको कोई क्रोमोसोम नहीं दिखाई देगा। अब कलेक्टिवली आप कहेंगे क्रोमेटिड मटेरियल जो है वो अपोजिट पोल्स पे चला गया है। ठीक है, इसके की इवेंट्स क्या हैं, क्रोमोसोम क्लस्टर एट अपोजिट पोल स्पिंडल पोल्स। अब जो है क्रोमोसोम जो है स्पिंडल पोल्स पे पहुंच गया था, अब उसने अपनी इंडिविजुअलिटी लूज कर दी और डिस्क्रीट एलिमेंट्स अब नहीं रह गए। अब वो आपको अलग से क्रोमोसोम नहीं दिखाई देंगे, अब वो ठीक है, न्यूक्लियर एनवलप जो है वो क्रोमोसोम के बगल बगल में आ जाएगा। आप देख रहे होंगे अपने एनसीईआरटी में टीलोफेज को देखिए, येलो पार्टिंग से उसको कर दिया, वो क्या बन गया, उसके बगल बगल में क्या बन गया, न्यूक्लियर एनवलप बन गया है। अब यहाँ पे आपको न्यूक्लियस, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रीफॉर्म, अब ये वापस आ जाएंगे। ठीक है,
अब जो है यहाँ तक यहाँ कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट हो गया। अब कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट हो गया तो अब साइटोप्लाज्म का डिवीजन भी ज़रूरी है, तो साइटोप्लाज्म का डिवीजन को बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। मियोसिस अकम्प्लिश ओनली आफ्टर सेग्रीगेशन ऑफ। अब जो है, अब इसमें ऐसा कुछ बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। अब जो है साइटोकाइनेसिस होगा, साइटोप्लाज्म का डिफरेंशिएशन होगा, सेल वॉल का फॉर्मेशन होगा, अलग अलग सेल वॉल डेवलप हो जाएंगी, सेल प्लेट का फॉर्मेशन होगा। हाँ, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट लाइन जो है वो लास्ट में है, वो देख लीजिए। हाँ, जो इन सम ऑर्गेनिज्म कैरियोकाइनेसिस इज़ नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। कुछ ऑर्गेनिज्म में कैरियोकाइनेसिस के बाद साइटोकाइनेसिस नहीं होता है। इससे क्या एक स्टेज आ जाएगा, एक कंडीशन आ जाएगी, इसको हम बोलते हैं मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन। इसमें क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ सिनिटियम सिनसाइटियम बनेगा, जो उसको हम इसका एग्जाम्पल हो सकता है लिक्विड एंडोस्पर्म इन कोकोनट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको एक बार ध्यान में रखें। नाउ द सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। माइटोसिस का सिग्निफिकेंस क्या है? माइटोसिस क्या बताया था मैंने, इक्वेटोरियल डिवीज़न है, ठीक है, जो डिप्लॉयड सेल्स में होता है सिर्फ। पर कुछ लोअर प्लांट हैं और इंसेक्ट्स हैं जिसके अंदर डिप्लॉयड कंडीशन में भी, हैप्लॉयड कंडीशन में भी माइटोसिस हो जाएगा, ठीक है। माइटोसिस जो है बहुत इंपॉर्टेंट है एक ऑर्गेनिज्म की लाइफ स्पैन में। ओके, माइटोसिस जो है वो डिप्लॉयड डॉटर सेल्स को जेनेटिकली आइडेंटिकल कंपोनेंट्स में, ओके, द ग्रोथ ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म इज ड्यू टू माइटोसिस। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म का जो ग्रोथ है वो किससे है? माइटोसिस से है। माइटोसिस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किस लिए? रिस्टोर करता है न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक जो रेशियो होता है उसको वो रिस्टोर कर लेता है। माइटोसिस इज सेल रिपेयर। माइटोसिस जो है वो कंट्रीब्यूट करता है सेल रिपेयर में, ठीक है। इसके बाद बस यही सब इंपॉर्टेंट है, माइटोसिस की इंपॉर्टेंस बताई हुई थी, ठीक है। एक लाइन और इम्पॉर्टेंट है इसमें, जो माइटोटिक डिवीज़न है वो मेरिस्टेमेटिक सेल्स में होता है, जैसे कि एपिकल और लैटरल कैम्बियम। एक चीज़ पॉइंट है यहाँ पे, एपिकल और लैटरल कैम्बियम कौन सा डेवलपमेंट है? प्राइमरी और सेकेंडरी? ये तो प्राइमरी डेवलपमेंट। ओके सर, इसी के साथ आज का ये लेक्चर जो मैंने यहाँ पे एनसीईआरटी आपको समझाई, ये इसी फेज का था। सेकेंड वीडियो इसके बाद आएगी पार्ट 2, उसमें हम लोग मियोसिस को कवर करेंगे। थैंक यू।